हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं ट्रेडमार्क लॉस की। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस आया जिसमें रूह अफ़ज़ा ने एक सिमिलर शरबत बनाने वाली कंपनी दिल अफ़ज़ा को ट्रेडमार्क के इन्फ्रिंजमेंट में कोर्ट में घसीटा। कोर्ट ने कहा कि दोनों के नाम कैटेगोरिकली डिफरेंट हैं। जो शरबत के चहेते हैं, जो शरबत लवर्स हैं, उनको पता चल जाएगा कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। आपने बचपन से अब तक कई बार रूह अफ़ज़ा ज़रूर पिया होगा। इनफैक्ट हर गर्मियों में आप इसको यूज़ करते होंगे, कंज्यूम करते होंगे। तो कभी भी अगर कोई भी शॉपकीपर आपको दिल अफ़ज़ा बेचना चाहे तो शायद वो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि नाम काफ़ी ज़्यादा जुड़ा है भारतीयों से। तो जानेंगे एग्जैक्टली कि ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट लॉस क्या कहते हैं, इंडिया के अपने कौन से लॉस हैं और कौन से इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को इंडिया ने उन लॉस के थ्रू एडहियर किया है। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं रूह अफ़ज़ा के, वो इस सूट में चले गए थे दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने सामने वाली पार्टी को यानी दिल अफ़ज़ा को यहाँ पे रिलीफ दिया है। तो जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। आपको क्या करना है, वीडियो से जुड़े रहना है, पीडीएफ मेरे डाउनलोड करने हैं और मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करना है। केस की साइटेशन है हमदर्द नेशनल फाउंडेशन एंड अनदर वर्सेस सदर लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे सूट फाइल किया था, किसने किया था? हमदर्द नेशनल फाउंडेशन। ये कौन है? ये मैन्युफैक्चरर है रूह अफ़ज़ा ब्रांड की, और ये कह रही है कि हमारा जो ट्रेडमार्क है उसका सेकेंडरी मीनिंग ही शरबत है। मतलब जब भी हम बोलेंगे रूह अफ़ज़ा तो आप शरबत समझ जाइएगा। और ऐसे में हमने जो रेपुटेशन काफ़ी सालों से, लगभग 100 साल से जो बिल्ड की है, उस रेपुटेशन को दिल अफ़ज़ा नाम की कंपनी जो है वो यूज़ कर रही है डिसेप्टिवली। सिमिलरली रूह अफ़ज़ा के वो एक प्रोडक्ट लेके आई है और ट्रेडमार्क लॉस का उसने इन्फ्रिंजमेंट किया है। कोर्ट ने कहा यहाँ पे दिल और रूह का सिमिलर मतलब नहीं है, जबकि यहाँ पे रूह अफ़ज़ा कंपनी यानी हमदर्द जो लेबोरेटरीज है वो कह रही है कि दिल और रूह का यहाँ पे सेम मतलब है। अगर रूह अफ़ज़ा हम बोलते हैं तो दिल अफ़ज़ा भी उसका सिमिलर मतलब निकलता है। और साथ में ये कहा है कि दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं वो सिमिलर हैं, सिमिलर इन नेचर हैं, सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, सिमिलर कैटेगरी है। तो यहाँ पे ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट है। और सबसे बड़ी बात है, कौन सा इन्फ्रिंजमेंट है? यहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट है डिसेप्टिव यूज ऑफ ट्रेडमार्क का। कोर्ट ने देखो कहा ये बहुत एक्सट्रीम पोजीशन आप ले रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम दिल बोले और आप रूह समझ लेना। मतलब यहाँ पे सिमिलैरिटी नहीं है, दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली जुड़े हुए हैं रूह अफ़ज़ा से। शरबत की बोतल जब भी वो खरीदने जाते हैं तो उनको पता होता है कि वो क्या खरीद रहे हैं। वो रूह अफ़ज़ा जब डिमांड करते हैं, रूह अफ़ज़ा का हमदर्द का लोगो पढ़ के ही खरीदते हैं। अगर उनको कोई भी शॉपकीपर कुछ और बेचना चाहे तो लोग उसको नहीं खरीदते। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्लियर लिखा कि ऐसा कोई भी कंफ्यूजन नहीं है दोनों वर्ड्स में, और जो ये प्ली है इसलिए इसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। इसका रिजेक्शन यहाँ पे हम लेके आ रहे हैं। और साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी कहा कि अफ़ज़ा जो है वो कहीं भी डिस्क्रिप्टिव नहीं है वर्ड शरबत से, वो एक डीप इंजॉयमेंट की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली हम इस पूरी की पूरी इन्फ्रिंजमेंट के केस को हम रिजेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे कहीं पे भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं पाया गया है। यहाँ पे कोई भी एक्सक्लूसिविटी जो है वो प्लेंटिफ क्लेम नहीं कर सकता, यानी जो हमदर्द लेबोरेटरीज है वो इसका कोई एक्सक्लूसिविटी क्लेम नहीं कर सकता। अगर कोई और कंपनी वर्ड अफ़ज़ा को यूज करना चाहे तो उसको फ्रीडम है उस वर्ड को यूज करने की, क्योंकि अफ़ज़ा का मतलब कहीं भी शरबत का डिसेप्शन नहीं होता। तो अकॉर्डिंगली आप देख रहे हैं कि किस तरह से इंजंक्शन को यहाँ पे रोक दिया गया और कोई भी फर्दर एक्शन नहीं लिया गया। और साथ ही साथ जो रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क का जो केस है इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया एप्लीकेशन में रेक्टिफिकेशन करते हुए। डिफेंडेंट्स को ये भी कहा कि वो अपनी दिल अफ़ज़ा की सिरप सेल्स की एक अकाउंट को मेंटेन करें जब तक ये जो सूट है पेंडेंट है कोर्ट के सामने, और एक क्वार्टरली रिपोर्ट जो है वो हमें टाइम टू टाइम दें जब तक केस जो है डिस्पोज ऑफ नहीं होता। इससे वो ये देखेंगे कि रूह अफ़ज़ा की सेल्स पे क्या फर्क पड़ेगा दिल अफ़ज़ा के आने से। अब क्लास का मुद्दा ये नहीं है कि रूह अफ़ज़ा है या दिल अफ़ज़ा। क्लास का मुद्दा हमारी ये है कि ट्रेडमार्क क्या एग्जैक्टली होता है। हम इस वीडियो में जानेंगे एग्जैक्टली क्या ट्रेडमार्क होता है, किस तरह से ट्रेडमार्क्स को यूज किया जाता है और भारत के पास कौन से लॉज हैं। सबसे पहले हम ट्रेडमार्क की डेफिनेशन जानेंगे। ट्रेडमार्क है क्या? एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। देखिए, आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, वो प्रोडक्ट आपकी यूनिक है, आपके नाम से बिके या आपके एक यूनिक ब्रांड से बिके, उसके लिए एक ट्रेडमार्क जो है दिया जाता है। ट्रेडमार्क यूजुअली लोग देख के रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, उस ब्रांड से लोग एक सेंटिमेंट जोड़ लेते हैं, उस ब्रांड से एक वैल्यू जो है वो जुड़ जाती है, उस ट्रेडमार्क से एक वैल्यू मिल जाती है। तो ये आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को दर्शाता है और आपके ओनरशिप राइट को दर्शाता है। मतलब अगर आपका ट्रेडमार्क है तो वो प्रोडक्ट आपको ही बिलोंग करता है, क्योंकि आपने उसको इनोवेट किया है और आप में आपकी क्रिएटिविटी उसमें इंक्लूडेड है। अब ट्रेडमार्क कोई नाम भी हो सकता है, कोई वर्ड भी हो सकता है, कोई साइन भी हो सकता है। आइडिया बस यही है कि गुड्स को वो डिफरेंशिएट करे मार्केट में
अलग तरह उसी तरह के गुड्स से। जैसे हम शूज़ की बात करें तो नाइकी के शूज़ हैं, तो हम कह सकते हैं कि नाइकी एक ट्रेडमार्क है जो डिफरेंशिएट करता है एक पूरी शूज़ की मार्केट में कि ये नाइकी वाला ब्रांड, और इससे मार्केटिंग काफ़ी ईजी हो जाती है और काफ़ी सिमिलर हो जाती है। देखिए, जब हम बात करते हैं ट्रेडमार्क्स की तो ट्रिप्स करके WTO का पूरा मैकेनिज्म है जिसको लागू किया गया है दुनिया भर में, जिससे कि ट्रेडमार्क्स के जो राइट्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम्स हैं, उसको मेंटेन किया जा सके और क्रॉस बॉर्डर जो ट्रेड है वो एफिशिएंटली किया जा सके। कोई भी एक कंपनी अगर इंटरनेशनली ट्रेड करती है तो उसके उसके गुड्स का, उसके रेवेन्यूज का लॉसेस नहीं हो, इसलिए इस ट्रिप्स के मिशन के द्वारा, ट्रिप्स के रिजीम के द्वारा इस ट्रेडमार्क को हम इंटरनेशनली लेके गए WTO के द्वारा। अब जब भारत ने इसको एक्सेप्ट किया तो भारत को एक लॉ इंप्लीमेंट करना पड़ा, ट्रेडमार्क एक्ट ऑफ 1999, जिसको भारत की गवर्नमेंट ने कंप्लाई किया ट्रिप्स ऑब्लिगेशन के चलते। अब ट्रेडमार्क एक्ट क्या देता है? ये एक राइट देता है पुलिस को कि वो अरेस्ट कर सकते हैं किसी भी केस के इन्फ्रिंजमेंट को लेके, वो यहाँ पे ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट रोक सकते हैं। फर्दर हम बात करेंगे कि रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। देखिए, सेक्शन 11 जो है ट्रेडमार्क एक्ट 1999 का, वो कहता है कि रिलेटिव ग्राउंड्स होंगे कि कैसे रिफ्यूज किया जा सकेगा किसी भी ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन को। जैसे कि मैं नाइकी से सिमिलर कोई ट्रेडमार्क लेकर आ रहा हूं, मैं एडिडास से सिमिलर ट्रेडमार्क लेकर आ रहा हूं एबीबास, और मुझे भी शूज बेचने, तो अब एडिडास और एबीबास में लोग जरूर कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए मेरा जो एबीबास का रजिस्ट्रेशन का जो तरीका है उसको रोका जा सकता है। अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं होगा, वो अगर किसी आइडेंटिटी के साथ मिला हुआ है, जैसे एडिडास का एबीबास, साथ ही साथ सिमिलैरिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, मुझे भी शू सेल करने, मेरी भी शू कंपनी है, और इस तरह के ऑलरेडी पहले से मार्केट में ब्रांड्स चल रहे हैं जो लोगों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करें। अब एडिडास और एबीबास के बीच में हो सकता है कई लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाएं, तो इसलिए मुझे जो है डिनायल ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा। तो रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 11 है, उसमें कहा गया कि डिसेप्टिव जो ट्रेडमार्क्स हैं, कोई ऐसे सिमिलर ट्रेडमार्क्स हैं, वो इशू नहीं किए जाएंगे अगर ऑलरेडी मार्केट में उस तरह के ट्रेडमार्क्स चल रहे हैं। इसी तरह से हम चलेंगे सेक्शन 29 के ऊपर। वो कहते हैं कि ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट के केस में कोई भी ट्रेडमार्क अगर एक पर्सन यूज कर रहा है और उसका रजिस्टर्ड है और दूसरा पर्सन उसी तरह के ट्रेडमार्क को यूज करने लग जाता है, तो सेक्शन 9 में उसको पनिशमेंट होगी और यहाँ पे ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का जो राइट है वो बनेगा। अच्छा, सेक्शन 29 का एक इन्फ्रेंस ये भी आता है कि पासिंग ऑफ में और ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट में क्या डिफरेंस है। कई बार आपसे पूछा जा सकता है, अगर आप लॉ का एग्जाम दे रहे हैं तो पासिंग ऑफ और ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि ट्रेडमार्क जो है वो एक प्रोटेक्शन देता है, एक रजिस्टर्ड मार्क है जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोटेक्शन देता है, जबकि पासिंग ऑफ जो है वो अनरजिस्टर्ड गुड्स के साथ भी लगाया जा सकता है। जैसे कि लेट अस से मेरा कोई एक प्रोडक्ट है, ठीक है, लेकिन मेरा जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन कोई और पर्सन सिमिलरली उसी प्रोडक्ट को बना रहा है, तो वहां पे मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन नहीं होने के बाद भी मैं उस पर केस फाइल कर सकता हूं। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, वो केस जो है वो कॉमन लॉ प्रैक्टिस में जाएगा, वो केस इस ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट में नहीं जाएगा। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट एक स्टैट्यूटरी राइट है और पासिंग ऑफ एक कॉमन लॉ रेमेडी है, ये समझ जाइएगा। हाँ, अगर मेरा लेटेस्ट से स्पाइस की कंपनी है, ठीक है, मैं कोई मसाले बनाता हूं और मेरा जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर्ड नहीं है, किसी और पर्सन ने उसको इमिटेट कर लिया, उसकी कॉपी बना लिया है और मुझे उस पे कोई केस करना है, तो मैं पासिंग ऑफ में जाऊंगा कॉमन लॉज में। लेकिन अगर हाँ मेरा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तो मैं ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के सेक्शन 29 में इन्फ्रिंजमेंट पे जाऊंगा। इसी के साथ हमें एक और फैक्ट जानने की जरूरत है, मद्रिद प्रोटोकॉल क्या है। देखिए, इंडियन पार्लियामेंट ने 2009 में एक ट्रेडमार्क अमेंडमेंट बिल पास किया था, उसमें हमने एडहियर किया था मद्रिद प्रोटोकॉल को। मद्रिद प्रोटोकॉल में यह कहा गया था कि कोई भी ट्रेडमार्क अगर लेटेस्ट से यूरोप में रजिस्टर्ड है और उसकी सेल्स, उस प्रोडक्ट की सेल्स इंडिया में हो रही है, तो इंडिया में अगर वो रजिस्टर्ड नहीं भी है तो उसको सेम प्रोटेक्शन मिलना चाहिए एज इफ वो इंडिया में रजिस्टर्ड है। अब भारत सरकार ने इसके लिए एक अमेंडमेंट पास किया। अब अमेंडमेंट का प्रॉब्लम यह है कि अमेंडमेंट अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया, जबकि अमेंडमेंट जो है 2009 में राज्यसभा लोकसभा दोनों ने पास कर लिया गया था। अब इसका नोटिफिकेशन अभी भी नहीं हुआ है, इसकी वजह से अभी भी क्राइसिस इसमें चल रही है। अच्छा, ट्रेडमार्क के कुछ लीडिंग केसेस देख लेते हैं, जैसे रूह अफ़ज़ा दिल अफ़ज़ा था। इसी तरह से आपको याद होगा स्टारबक्स और सरदार बख्श करके एक सिनेरियो आया था 2015-2016 में। कंपनी ओपन हुई सरदार बख्श, जो सिमिलरली स्टारबक्स की तरह ऑपरेट कर रही थी, ये भी कॉफी सेल कर रही थी। स्टारबक्स एक इंटरनेशनल ब्रांड है। अब स्टारबक्स ने इस पे केस डाल दिया, बोले सरदार बख्श और स्टारबक्स में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए कोर्ट ने इस इन्फ्रिंजमेंट के चलते एक रेस्ट्रेन दिया इस कंपनी को, सरदार बख्श को, और सरदार बख्श का नाम जो है वो बदला गया, उसका नाम कर दिया गया सरदार जी बख्श। तो इस तरह से यहाँ पे जो ट्रेडमार्क्स हैं, अगर उसका इन्फ्रिंजमेंट पाया जाता है, कुछ सिमिलैरिटी पाई जाती है। देखिए, यहाँ पे लोगों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, लोगो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन आप अगर दोनों का नाम प्रोनाउंस करेंगे तो कहीं
कहीं जगह से सिमिलैरिटी दिखेगी, स्टारबक्स, सरदार बख्श। तो इसीलिए इस कंपनी को, क्योंकि बाद में फाउंड हुई थी और ये ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट कर रही थी और उसी बिजनेस में थी, ये भी कॉफी सेलिंग के बिजनेस में थी, इसके भी कॉफी हाउसेस थे, तो इसका नाम बदलवा के सरदार जी बख्श कर दिया गया। सिमिलरली आप बर्गर किंग को देखते हैं, बर्गर किंग इंटरनेशनल ब्रांड है। बर्गर किंग जैसे बहुत सारे आपको लोकल ब्रांड्स मिल जाएंगे। तो बर्गर किंग बहुत सारे स्ट्रीट फूड वेंडर्स को टाइम टू टाइम चैलेंज करता रहता है। इनफैक्ट एक मुंबई का भी केस आया था कि एक स्ट्रीट फूड जॉइंट को उसने चैलेंज कर दिया था, क्योंकि वो भी बर्गर किंग के नाम से अपनी शॉप चला रहा था। तो बर्गर किंग दुनिया भर में इस तरह के ट्रेडमार्क केसेस में काफी ज्यादा लॉक्ड है, क्योंकि बहुत कॉमन नाम है बर्गर किंग। तो इसके चलते, लेकिन क्योंकि उसने पहले इसको स्टैब्लिश कर लिया, उसका पूरा एक बिजनेस स्टैब्लिश्ड है, तो फिर वो इस ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट में अलग अलग लोगों को बुक करवा सकता है या उन पर इन्फ्रिंजमेंट डाल सकता है अंडर सेक्शन 29 ऑफ ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999। आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा ट्रेडमार्क का पूरा सिनेरियो। मिलेंगे ऐसी किसी वीडियो में। अच्छा, आपको क्या करना है, हमारा यूपीएससी प्री कम मेंस का जो कोर्स है वो अवेलेबल है। उसमें हमने टारगेट प्रीलिम्स 2022 ऐड कर दिया है। ये 20 जनवरी से लाइव होने जा रहा है। आप जरूर परचेज कीजिए और अपने प्रिपरेशन, अगर आप 2021 दे रहे हैं, 22 दे रहे हैं अगर आप प्रीलिम्स, या फिर अगर आप 23 दे रहे हैं, तो दोनों केसेस में काफ़ी हेल्पफुल है। वन सब्सक्रिप्शन है, बहुत लो कॉस्ट है और हाई क्वालिटी यहाँ पे आपको टीचिंग मिलेगी, मटेरियल मिलेगा, आपको सारा कस्टमाइज सपोर्ट मिलेगा, आपको यहाँ पे डाउट का सॉल्विंग सेशंस होंगे, आपको सी सेट मिलेगा, आपको एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए पूरा एक पोर्टफोलियो मिलेगा, एक पोर्टल मिलेगा। तो आइडिया बस यही है कि इस प्रोग्राम को जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं अगले किसी सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।